वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज का ये हमारा एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे साथ है हेमंत सर। फर्स्टली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सर कि आपकी दो दो बुक्स हमारे साथ में पब्लिश हुई हैं और आपकी दोनों बुक्स सभी वेबसाइट एंड ऐप पर लाइव है। सो हाउ आर यू फीलिंग सर? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। धन्यवाद पहले तो किताब राइटिंग पब्लिकेशंस का। थैंक यू सर। और और आप लोगों ने जो बहुत प्रॉम्प्ट और अच्छी सर्विसेज दी उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जी, सर आपकी किताब कि में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? आपकी दोनों किताबों में हमारी ऑडियंस को क्या कुछ जानने को मिलेगा? जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। और ये मेरी संभवतः 8वीं किताब है। बाकी मेरी अमेजन किंडल पर अवेलेबल है। जी सर। पहली पुस्तक जो है मेरी शब्द और कविता बोधि प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई थी। फिर बाद में मैंने सबको अमेजन किंडल पर डाल दिया एज ए ई बुक। ओके। ठीक है। और मेरे दो अनुवाद हैं। एक डॉक्टर गायत्री तिवारी का जागती रहे नदी का द रिवर इज अवेक करके। और एक संभावना की फसल डॉक्टर राजकुमार सुमित्र की का काव्य संग्रह है संभावना की फसल। ओके सर। और यील्ड ऑफ पोटेंशियलिटी के नाम से उसको अभी रिसेंटली पब्लिश किया है, नवंबर में उसको रिलीज हुई है वो पुस्तक। और अभी जो दो पुस्तकें आपने प्रकाशित की है, पहला तो मेरा कथा संग्रह है। मैंने एक कथा संग्रह और एक उपन्यासिका लिखी है। जी। तो उपन्यासिका भी अमेजन किंडल पर उपलब्ध है और ई बुक के फॉर्मेट में। और अभिमन्यु कौन पहले जिंदगी की सोशल साइट्स के नाम से ई बुक फॉर्मेट में थी वो, जिसको मैंने अभिमन्यु कौन शीर्षक से मैंने प्रकाशित करवाया आपके माध्यम से। और दूसरा जो काव्य संग्रह है वो शब्द और कविता। हाँ जी। तो पहले मैं दोनों के बारे में संक्षिप्त बताना चाहूंगा। जो कथा संग्रह है वो अभी जो नवयुवक नवयुवतियों की जो जीवन शैली है, हम्म। मतलब 80 के दशक से लेकर के अभी तक हम्म। जो मैंने पाया है, जो परिवर्तन पाया है, और जो सोशल मीडिया और उसका जो इम्पैक्ट हुआ है, और इस तरह से उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब को लेते हुए आठ या 9 कहानियां हैं। एक लघु कथा है उसमें। हाँ हाँ। बाकी बाकी बड़ी कहानियां हैं। जो मुख्य अभिमन्यु कौन, ये एक, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो पाठकों को अच्छा लगेगा उसके बारे में जानना। बाकी पढ़ने के बाद में उनको समझ में आएगा। उसमें एक जिस शीर्षक से उस कथा संग्रह को तैयार किया है हाँ। वो इस तरह से है कि एक लड़का जर्मनी जाता है थीसिस के लिए, पीएचडी के लिए। वहां एक जर्मन लड़की से उसका विवाह हो जाता है, प्रेम विवाह हो जाता है। और उसकी 3 बहनें थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। तो वो भारत में आकर के अपने मम्मी पापा को नहीं बताता कि उसकी शादी हो गई है या उसने शादी कर ली है। हम्म। ठीक है। उसको मालूम है ये सामाजिक दायित्व, यदि वो बता देगा तो बहनों की शादी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा। हाँ। जब तीनों बहनों की शादी हो जाती है और तीसरी बहन की शादी के बाद में जब वो अपने मम्मी पापा को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लेकर के पहुंचता है, तो उस समय पूरे रास्ते पर जो उसके मस्तिष्क में क्या द्वंद्व चल रहा था कि वो कैसे इंट्रोड्यूस कराएगा अपनी पत्नी को हाँ। जो कि गर्भवती है। अच्छा। ठीक है। तो वो एयरपोर्ट में, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसके लिए बहुत सारी लड़कियां देख के रखी, हम्म। उनको कुछ नहीं मालूम। तो वो उस जो उस पूरे प्रकरण को वो कैसे फेस करता है और वो कैसे एक्सेप्ट कराता है, ये कहानी है जो आप पढ़ने के बाद में समझ में आएगा कि उसमें क्या अंतर्द्वंद है माँ का, पिता का, बेटे का। जी। और जो पत्नी है जो वहाँ इंडोलॉजी की प्रोफेसर रही है, अच्छा। जो बच्चा होता है वो अभिमन्यु कौन होगा, उसका बेटा होगा या ग्रैंडसन होगा, ये अच्छा। पढ़ने से समझ में आएगा। ओके सर। तो तो इस तरह से और भी प्रेम विवाह पर आधारित कुछ कहानियां, ये जो कहानियां मैंने लिखी है, हम्म। मैंने आप लोगों से, बच्चों से सुन करके, फिर मैंने उसका ताना बाना बुना अपने मस्तिष्क में, और फिर उस उनके आधार पर उन कहानियों की रचना की है।
सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कहानियां सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मेरा तो अभी से मन हो रहा है इनको पढ़ने का। सर, जैसे बिल्कुल आपने पढ़िए। कहा कि आप जैसे हमारी आज की जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपने उन चीजों को हाँ, एनालाइज करके और उसी से रिलेटेड स्टोरीज बनाई। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने क्या कौन कौन से चेंजेस आपको देखने में आए हैं या आपको वो डिफरेंसेस नजर आए हैं जो हमारी देखिए जनरेशन उस में आए हैं? नहीं, देखिए जनरेशन गैप हमेशा से रहता है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल। हमारी जो पीढ़ी है ना, मतलब देखिए मैं 67 मेरी एज है। ठीक है, तो हमने अपने समय पर जो जनरेशन गैप देखा था ना, वो जनरेशन गैप आप आज भी है। सिर्फ बिल्कुल। उसका सोचने का दायरा बदल गया, क्योंकि मीडिया का जो प्रभाव पड़ा है, हम्म। वो हमारे समय में नहीं हुआ करता था। मोबाइल नहीं होते थे, टीवी नहीं होते थे, लेटर्स से हम लोग काम चलाते थे। ठीक है। तो ये या टेलीफोन आ गए थे, तो टेलीफोन भी सबके यहाँ नहीं हुआ करते थे। तो उस समय से अभी तक जो मैंने परिवर्तन देखा है, हाँ जी। ठीक है, तो वो आप खुद कल्पना कर सकती हैं। तो बिल्कुल। 70-80 के दशक से हाँ। आज के दशक तक जो परिवर्तन हुआ है समाज में, जो विचारधारा बदली है, और हमारी पीढ़ी ने कितना एक्सेप्ट किया है, कितना एक्सेप्ट नहीं किया है, ये इम्पोर्टेंट जी सर। है ना। सर, बिल्कुल। हाँ हाँ। सर, जैसे हम बात कर रहे थे आपकी जो कथा है उसमें हम्म। प्रेम विवाह के बारे में बातचीत है। जी। तो सर, हम्म। आप भी अभी जैसे आप जिस एज में हैं, तो जनरली क्या हम्म। होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो नहीं मानते हैं या उनको इसमें काफी सारी कमियां नजर आती हैं। तो आप हम्म। एज अ पेरेंट क्या कहेंगे कि प्रेम विवाह सही है, गलत है, या इसमें क्या कमियां हैं? देखिए मैं कोई कमी नहीं मानता। पहली चीज, यदि आपको अपने बेटे या बेटी पर विश्वास है, हम्म। ठीक है, आपने उनको क्या संस्कार दिए हैं, पहली चीज, आपके घर के क्या संस्कार हैं, वो इम्पोर्टेंट है। यदि वो सही है, आपने सही पास ऑन किया है हेरिटेज में, तो वो आप गलत हो नहीं सकता, मेरा ये मानना है। हाँ, उसमें 5 से 10% अपवाद हो सकते हैं, जो हम अपने बच्चे को हम नहीं पहचान पाए। हम्म। हमारी पीढ़ी ने मान लीजिए अपने बच्चे बच्चे का मन नहीं पढ़ पाए, हम्म। वो 5 या 10% अपवाद हो सकता है। अदरवाइज मैं कुछ गलत नहीं मानता हूँ, बल्कि हमने हमारी पीढ़ी के जिन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से परिवर्तित कर लिया है, उन्होंने तो ऑप्शन दिया है कि भाई आपको यदि कोई पसंद हो तो आप हमें बता दीजिए, हमारे तरफ से परमिशन है। अभी जो पीढ़ी है, यदि यदि वो सही है, सही मायने में समय के साथ बदल गई, तो वो यही करेगी। और बट जो सर, जैसे रूढ़िवादी है, हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। जो रूढ़िवादी हैं, तो वो अपवाद है, जिनको मैंने 5 से 10% में रखा हुआ है। सही, लेकिन अगर आज का भी हम टाइम देखते हैं तो मेजोरिटी ऑफ हाँ। पेरेंट्स जो है वो अभी उसी कैटेगरी में है कि हाँ, वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप प्रेम हम्म। विवाह या फिर मोस्टली अगर इंटरकास्ट हो गया या इंटर रिलीजन मैरिज हो गई तो बिल्कुल ही। तो देखिए इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इंटर रिलीजन में तो वास्तव में मतलब नहीं कर पाते हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उससे संदर्भों से गुजरना होता है दोनों को, जी। दोनों परिवार को, दोनों बच्चों को। और वो आगे कितने सफल होते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। हाँ, अंतर जाति तो फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाता है, मतलब पीढ़ी को। और आप हमारे शूज में पैर रख करके देखें, जो नई पीढ़ी है वो हमारे शूज में पैर रख करके देखें, तो वो अपने आप ही डिसाइड कर लेंगे। उसमें इतने समझदार पीढ़ी है कि उनको बोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप समझ सकती हैं। हाँ, यदि बिल्कुल जिसको बोलते हैं हिप्नोटाइज कर दिया है, या इस तरह का कुछ हो गया, तो दैट्स इम्पॉसिबल। पर जैसे हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स की हम्म। थिंकिंग है वो भी बिल्कुल सही है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव है अपने बच्चों को लेकर के कि बिल्कुल आगे जाके उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई उन्हें बिल्कुल वो बिल्कुल। पेन या कुछ ऐसे नहीं झेलना पड़े। वो सिर्फ इसलिए प्रोटेक्टिव है। बट व्हेन इट हम्म। कम्स टू लाइक जो भी बच्चे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से ऑब्वियसली वो भी उनके बारे में सोच रहे हैं, बट अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो मे बी वो डिसीजन सही हो। बट वही है कि नो वन कैन बी सो श्योर कि वो डिसीजन सही है या गलत है। वो आगे चल के ही यस। पता चलेगा।
तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल। हम कैसे ऐसा करें कि हाँ दोनों में वो ट्रस्ट बना रहे, पेरेंट में भी और चाइल्ड पे में भी। देखिए वो तो समझने पर है दोनों के, जी। है ना। दोनों के समझने पर है, और वो कितना इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, पेरेंट बच्चे से या बच्चे पेरेंट से। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि यदि आपने उनको फ्रेंडली ट्रीट किया है शुरू से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप आपका मन बच्चे जानते हैं, बच्चे आपका मन जानते हैं, जी। तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जहाँ ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, हाँ। वहाँ कुछ भी हो सकता है। ओके बिल्कुल। सर, आई थिंक ये जो कॉन्वर्सेशन अभी हमने करी है इट वाज मच नीडेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपने आज हाँ कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी ये राइटिंग की जो जर्नी है वो आखिर स्टार्ट कैसे हुई? देखिए मैंने 14.5 ईयर्स के इससे स्टार्ट किया था लिखना। उस समय छोटी मोटी पोएम्स लिखा करता था। हम्म। तो शुरू में क्या हुआ था कि जब मैंने लिखना शुरू किया था, तो नेचुरली कोई ना कोई गाइड करता है। तो जो कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे देखा, और इम्पोर्टेंट ये था कि जो मेरे पिताजी शिक्षक रहे और वो प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुए, तो वो उन्होंने मुझे हेरिडिटी में दिया बोलना चाहिए। वो भी लिखते थे, तो वो मेरे ब्लड में भी आ गया बोलिए, या एक हेरिटेज में मुझे मिला। हाँ जी। और देखिए, और जब तक आप सेंसिटिव नहीं होते आप लिख नहीं सकते। बिल्कुल। संवेदनशील यदि नहीं होंगे तो आप लिख नहीं सकते। यदि आप में संवेदनशीलता है, तो आप उसको किसी ना किसी रूप में प्रकट करेंगे, चाहे वो लिख करके करें, चाहे वो एक्टिंग करके करें, जी। चाहे इंटरेक्ट करके करें, मतलब कि या आर्ट के रूप में करें। कोई मतलब भी किसी आर्ट न हो किसी, बेसिकली वो, हाँ। हाँ, किसी न किसी रूप में वो बाहर आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि शायद मेरे मन में संवेदनशीलता लिखने से बाहर आई, तो मैंने लिखना शुरू किया। तो सेंसिटिव था इसलिए लिखना शुरू किया। ठीक है। और 14.5 ईयर्स से पोएम्स लिखी। स्टेज पर जब पहली बार गया, तो मुझे जो मेरे जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, हाँ उनसे मैं बोला कि मैं स्टेज पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा, इतने लोगों के सामने मैं कैसे बोलूंगा। तो उन्होंने मुझे बोला, देखिए आप किसी के आंखों में झांकने की जरूरत नहीं है, वो जो हॉल में फैन चल रहा है ना, आप उसकी तरफ देखो और शुरू हो जाओ। जी। सो दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और फिर मैं बोलता गया। फिर अभी भी कई बार नहीं मैं पाता हूँ कि मेरे अंदर लिखने के अपेक्षा बोलने या बोलना चाहिए कि मैं एक अच्छा वक्ता शायद ना हूँ, अच्छा लेखक हूँ। ये दोनों किसी ऑथर ने लिखा भी है कि ये जरूरी नहीं कि कोई लेखक अच्छा वक्ता भी हो। बिल्कुल, तो हाँ। मुझे मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, लिख सकता हूँ। सर, जैसे आज का अगर हम देखें ना, या फिर हम स्टार्टिंग हाँ से ही देखें, तो मोस्टली हमारे इंडिया में या फिर हम कहीं भी बोले, तो जनरली ये रहता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं बच्चों की बात करूं उनमें भी कम है। तो जिसकी वजह बिल्कुल से क्या बिल्कुल। होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी स्पीकिंग की, पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी की, तो ये मोस्टली हर बच्चे, मतलब कोई भी होगा वो हिचकिचाएगा। तो ये इसको कैसे हम लाइक दूर कर सकते हैं? क्योंकि देखिए मैं ठीक है। ठीक है, इस जनरेशन का होने की वजह से और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हाँ जी। तो मेरा एक बेटा और एक बेटी है। जी। बेटा और बहू जर्मनी में है, वो वहीं सेटल्ड है। हम्म। और बेटी और दामाद जो है वो बैंगलोर में है। तो मैंने बचपन से दोनों को स्टेज पर, क्योंकि मैंने जब फेस किया तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को तो स्टेज पर लाऊंगा, हाँ, तो बिल्कुल। उनको मैं स्टेज पर कंपटीशन में लेके जाता था। बाद में उनको हैबिट हो गई। हाँ। ठीक है। फिर उनको अच्छा लगने लगा, और वो खुद ही ढूंढते थे कि आज वहाँ कंपटीशन है पापा, मुझे वहां लेके चलिए। ठीक है। तो मैं लेके जाता था। बाद में क्या हो गया कि जब वो समय के बाद में, जैसे उन्होंने एमबीए किया, मास्टर्स वगैरह किया, तो उनको प्रेजेंटेशंस देना होता था। हाँ। तो कुछ तो उन्होंने बचपन से सीखा, और बाकी प्रेजेंटेशन ने बना दिया उनको। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। यदि हम एज ए पेरेंट बच्चों को बचपन से यदि हम उनको स्टेज पर मौका देंगे, तो पब्लिकली इंटरेक्ट करने का मौका देंगे, तो निश्चित रूप से उसमें कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर बिल्कुल सही सर, जैसे हम बात करते हैं मोस्टली क्या होता है ना, मम्मियों को तो बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलता है कि हाँ मम्मियाँ हाँ
अब बहुत ज्यादा और ऑब्वियसली वो करती भी है, बहुत ज्यादा करती सेक्रीफाइस, करती सबकी केयर, सब इमोशन सब कुछ है, बट फादर्स को थोड़ा सा कम मिलता है। डू यू थिंक लाइक दैट? ऐसा कुछ है? देखिए, नहीं, देखिए, हाँ, कुछ है भी ऐसा, क्योंकि ऐसा कई बार लगता है, और लेकिन काफी बार मम्मी ये का भी रोल तो होता है। रहता है। हाँ नहीं, नहीं, काफी देखिए, बार मम्मी ये भी मम्मी होता का है। रोल, हाँ जी। नहीं, मम्मी का रोल इम्पोर्टेंट है, बल्कि मेरी एक वेबसाइट है, हम्म। e-abhivakti.com, जिसको मैंने 60 के एज में स्टार्ट किया था, ओके। अक्टूबर 2018 में, और अभी 5,52,000 विजिटर्स हो चुके हैं उसमें, और 20,000 प्लस आर्टिकल्स पब्लिश कर चुका हूं मैं उसमें, जिसमें जो एकेडमी के जो डायरेक्टर्स हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर्स हैं, और जो नवोदित लेखक से लेकर के जो प्रतिष्ठित लेखक है, सबकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं उसमें। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, उसमें कंप्रोमाइज नहीं करता स्टैंडर्ड में, जो स्तर होगा रचना का, उसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता कि नहीं, मैं ये नहीं पब्लिश कर पाऊंगा। तो इस तरह से उसको मैंने किया है। तो मैंने ये महसूस किया है कि उसमें एक बार मेरे दिमाग में आया था कि मुझे एक बुक लिखनी, मतलब वो करनी चाहिए, संपादित करनी चाहिए, और आर्टिकल्स अपने ऑथर से मंगाना चाहिए कि वो पिता के बारे में क्या सोचते हैं। माँ के बारे में तो बहुत लिखा गया है, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो पिता के बारे में पोएम्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम है। जी। उसका कारण है, एक तो वात्सल्य प्रेम जो है ना, बचपन से मिलता है बच्चों को, और पिताजी का जो रहता है वो साइलेंट रहता है, दिखता नहीं है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। जब मेरी बेटी विदा हुई थी ना, तो उसके पहले मैंने कोई पोएम लिखी थी उसके लिए, आपसे शेयर करूंगा बाद में, ठीक है। तो आप उसको पढ़ सकती हैं, या उसका उपयोग कर सकती है किसी भी संदर्भ में। तो वो कल्पना किया था कि बचपन से उसको, जब वो छोटी थी और उसको हमने चलना सिखाया था, तब से उसको, जब हम उसके लिए दामाद हम अपना ढूंढ रहे थे, तो तब तक हम किस दौर से गुजरे हैं। तो एक पिता की दृष्टि से वो क्या है, वो उसमें मैंने लिखा है। तो ये आप सही बोल रही हैं कि पिता को क्रेडिट कम मिलता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा हाँ, जरूरी नहीं है। वो नहीं जो बिल्कुल, बच्चे हैं ना, वो जानते हैं बच्चे हैं, कि हाँ वो जानते हैं, हाँ, वो शो नहीं करते, और सोशली दिख जाता है। वही चीज है कि जैसे बच्चे मम्मी से जो भी प्यार करते हैं, ठीक है, वो आराम से शो कर लेना, सब कुछ चलता है। पापा से यस। थोड़ा सा कम शो कर पाते हैं कि हाँ, मतलब, नहीं, हाँ मैं रिस्पेक्ट है, प्रॉपर हाँ, प्यार है, सब कुछ है, हाँ, लेकिन वो जो हम्म, एक होता है ना, मम्मी के साथ में फ्रीली कुछ भी कैसे भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन पापा के साथ हाँ, थोड़ा सा सोच के कि हाँ, अगर प्यार आ भी रहे तो भी ज्यादा नहीं। तो नहीं, उसका ऐसे। हाँ कारण ये है कि बच्चे ज्यादा समय माँ के साथ रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। पिताजी ऑफिस से आने के बाद में कम समय दे पाते हैं, जिम्मेदारियों के हिसाब से। हाँ फिर भी यदि आपने उसको शुरू से फ्रेंडली रखा है, तो वो आपसे भी शेयर कर, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मेरा अनुभव है, मुझे इसमें कभी दिक्कत नहीं हुई। अमेजिंग सर। इवन 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 मेरी बहू से भी, बहू या दामाद है, उनको भी मैंने फ्रेंडली ट्रीट किया है। तो बहू भी मुझे अपने पिताजी से जैसा शेयर करती, वो मुझसे शेयर करती, मैंने कभी उसको बेटी से अलग समझा ही नहीं है ना। सर जैसे हम अभी जैसे ये बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर जैसे एक हाँ, पेरेंट्स होते हैं, वो स्टार्टिंग से हम्म, लाइक उन्होंने बचपन से अपने बच्चे को सब कुछ पाला, सब कुछ किया, पूरा एक बड़ा करा, तो उनके माइंड में काफी कुछ मतलब अपने बच्चे को लेकर के होता है कि हाँ मैं इसके लिए ये कर दूं, वो कर दूं। तो उनके लाइफ हम्म, पार्टनर को भी चूज करने का जो एक होता है, वो पेरेंट्स के माइंड में होता है कि हाँ मैं इसके लिए बेस्ट ढूंढ के लाऊं, या मैं ही ढूंढूं। तो फिर वहां पे वो बिल्कुल सही है, लेकिन वही फिर वो क्लैशेस आ जाते हैं, तो उसका क्या है? नहीं, मतलब ऐसा वो भी राइट है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उन्होंने हम्म, इतना कुछ करा है तो उनका हक है, और उन्होंने इतना हम्म, सोचा भी है तो बिल्कुल हक है, और वो सही ही लाएंगे, ठीक है। बट हम्म, लेकिन अगर एक बच्चे ने पहले से जैसे चूज करके रखा है, मान लो कोई भी है, हम्म। तो फिर वहां पे क्या वो करे? देखिए, क्या है कि जैसे, मतलब मैंने आपसे शेयर किया कि यदि आपने शुरू से वैसा रखा है, तो आपको ये आएगा ही नहीं। और वही बट जो हमारी हमारी पीढ़ी ने जो समय के साथ यदि अपने आप को परिवर्तित कर लिया है, तो उनको ये फेस नहीं करना होता है। वो सीधे पूछ लेते हैं बच्चे से कि भाई, तुम्हारे मन में कुछ है तो बता दो। हम्म। मतलब हम भाग दौड़ करें, ढूंढे, और तुम बताओ कि नहीं पापा, हाँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, उससे या बेटर। तुम दस दस 10 लोगों को रिजेक्ट करो, हाँ और उसके हाँ बाद में मुझे वही बताओ, तो इससे बेहतर है पहले बता दो।
हम्म। है ना। बिल्कुल। सो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, और मैं समझता हूँ हमारी पीढ़ी को ऐसा ही करना चाहिए। जी सर। ओके है सर, ना। दैट्स अमेजिंग। ठीक है सर। सो जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने कविताएं भी लिखी हैं बहुत सारी, इवन आपने बताया आपने शुरुआत कविताओं से ही करी थी। तो सर, हम्म। कविताएं हम समझते हैं कि हाँ, जो नॉर्मल शब्द नहीं बोल पाते वो हम्म। कविताएं बोल जाती, इवन उससे जो लिखा होता है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट और अलग अलग मीनिंग होते हैं उसके। तो सर, ये कविताएं हम्म। कैसे लिख सकते हैं, लाइक कैसे लिखना सीख सकते हैं? क्योंकि हर किसी को ये, मतलब ये थोड़ा सा, लाइक मैंने भी ट्राई करा है, बट बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है। तो उसका हम्म। देखिए, एक तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड है। जी। मतलब 90% जो है ना, कविता लिखना तो गॉड गिफ्टेड लगता है। ओके सर। ठीक है। हम्म। और कुछ क्या होता है कि कुछ परिस्थितियां आपको लेखक बनाती है। हाँ जी। कुछ आपके आसपास का वातावरण कई बार बनाता है। जैसे पता चला आपके मम्मी पापा लिखते हैं तो उनसे आपको प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, कई हाँ। बार आप देखते हैं कि आपके मित्र लिखते हैं तो उनसे हाँ आपको प्रेरणा मिलती है। जी। और कई बार क्या होता है कि आप स्कूल की मैगजीन से लिखना शुरू करते हैं ना, जब कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम्म। वहां से आपको लगता है कि हाँ, मैं लिख सकता हूँ। हाँ हाँ, एक है ना। सेंस तो ऑफ कॉन्फिडेंस आता या है, फिर आप और अच्छे जो से। कॉन्फिडेंस आता है ना, वो वहां से आता है। फिर हम्म। उसके बाद में क्या होता है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो अपने आप फिर तराशने लगते हैं आप अपने आप को। जी। आप उसको सेल्फ वो देखते हैं उसमें अपने दायरे में उसको पढ़ते हैं। फिर हाँ। कई बार आप कंपेयर करते हैं, कई बार आप कवि सम्मेलन या उस मुशायरे वगैरह को देख करके अच्छा। आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने लिखा है, मुझे और हाँ। अच्छा लिखना चाहिए। है ना। तो इस तरह से आप लिखते हैं और धीरे धीरे लिखना शुरू कर देते हैं। और फिर जिसमें लिखने की वो है, बोलना चाहिए, एक पैशन या बुक। पैशन है। हाँ, हम्म। लिखने की भूख है तो वो कभी भी लिखे, और जब उसके मन में आएगा तभी लिख पाएगा, अदरवाइज नहीं लिख पाएगा। बिल्कुल। यदि यदि कई बिल्कुल। बार हाँ, ये महीनों भी। में नहीं लिखता हूँ, कई हाँ। बार महीनों में नहीं लिख पाता, और कभी लिखना होगा तो मैं रात में 12 बजे भी उठ के लिख सकता हाँ हूँ, या जी। कभी मन में आया तो उसी समय लिख सकता हूँ। जैसे जो मुझे ध्यान है कि जो एक सीरिया में एक बच्चा जो 4 साल का था, हम्म। वो शरणार्थी शिविर में जा रहा था सीरिया से। तो हाँ। उस समय समुद्र में वो उसके पापा के हाथ नाव में जा रहे थे, वो पूरा परिवार, और उसके हाथ की उंगलियां छूट गई और वो बच्चा खत्म हो गया। और वो उसका जो शव है समुद्र तट पर मिला। तो वो मैं एक न्यूज़ देख रहा था, तो फिर मैं जब वो न्यूज़ देखा तो एकदम से मुझे शॉक हुआ। और मेरे मन में आया कि उसके बच्चे के मन में क्या भाव आए होंगे जब उसके पापा के हाथ से उंगलियां छूटी। और जब छूटने के बाद में उसके मन में क्या क्या भाव आए होंगे, और उन माँ पिताजी का क्या क्या परिस्थिति हुई होगी। वो किसी भी जाति, किसी धर्म के, किसी मजहब, आखिर है तो इंसान। बिल्कुल। ठीक है। तो उस बच्चे का क्या दोष था, उसके मन में क्या भाव आए कि ये तो वह धरती उससे एक ज्यादा है। उसके पिता को दुख होगा कि मेरी हाँ, वजह से, मतलब भले उनकी गलती ना हो, लेकिन उनको यही हम्म, गिल्ट रहेगा हमेशा कि हाँ, मेरी वजह से वो गया। मेरे हाथ से छूट गया, वो हम्म। नहीं बचा पाया। ठीक है। और बच्चे के मन में ये था कि मैं वहां क्यों जा रहे हैं मेरे मम्मी पापा लेकर के, कि धरती एक है, चंद्रमा एक है, सूरज एक है, और वो सबका है। तो ये फिर सीमाएं क्यों, और हम इधर इधर से उधर क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, जब आप देखते हैं या आपको एकदम से स्ट्राइक करती है, हम्म। तो आप उस समय यदि आपके मन में आता है तो लिख लीजिए। और यदि आप उस समय लिख नहीं पाए तो कभी नहीं लिख पाएंगे। हाँ। ये अनुभव है। कविता ऐसा नहीं है कि आप सोच के लिखते हैं, वो नहीं, अपने नॉट एट ऑल। आप ही जब आप कुछ फील कर रहे हैं तभी आप लिख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर, थैंक यू सो है मच, इट ना। वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी बातें करूँ आपसे, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, नहीं, मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऑडियंस को मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, आजकल लिख तो रहे हैं बहुत लोग, लेकिन पढ़ते नहीं है हम। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हम लिखें और हमारा सब पढ़ें, हम किसी का ना पढ़ें। जी। ये मतलब क्या हो गया कि एक धारणा ये हो गई है। और इसके अलावा क्या है कि बहुत अच्छा अच्छा साहित्य है,
जो हमको पढ़ना चाहिए, जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। इवन सर एक और चीज और है कि बडिंग राइटर्स की बुक्स बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सबको ये होता है हाँ, कि हाँ जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी तो चलो पढ़ ली, बट बडिंग हाँ, राइटर्स की कोई ट्राई करना ही नहीं चाहता। तो अब उस पे। बिल्कुल। जी। नहीं, उसमें भी क्या है कि देखिए, दोनों दोनों चीजें हैं। जो बडिंग राइटर्स को भी मेरा मैसेज ये है कि उनको भी और पढ़ना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अभी वो और अच्छा लिखेंगे और अपना जो साहित्य है वो पढ़ने लायक बनाएंगे। हाँ। ठीक है। और दूसरा, मेरी पीढ़ी वाले भी कई लोग हैं जो बहुत प्रोत्साहित करते हैं मुझे भी। जैसे डॉक्टर सुमित्र का मैंने बताया, उन्होंने मुझे उस समय प्रोत्साहित किया, तब मैं आज इतना लिख पाया हूँ। यदि वो उन्होंने मेरा पहला, वो उस समय साहित्य संपादक थे नवीन दुनिया अखबार के 80 में। तो 1980 में मेरी पहली कहानी छपी थी, जो उन्होंने सेंटर स्प्रेड में पब्लिश की थी उस टाइम पर। उस समय ये ऑफसेट ऑफसेट मशीनें नहीं हुआ करती। ठीक है। तो उन्होंने वो, जो एक तरह से आज के टाइम पर हम लोग बोलते ब्रेक दिया करके, तो उन्होंने शायद मुझे ब्रेक दिया होगा उस समय। और हाँ। वो अभी तक मुझे वैसे ही गाइड करते रहते हैं। और आखिरी में मैं आपको एक उनकी जो मैंने जब वेबसाइट शुरू किया था, हाँ जी। इस पंक्तियों के साथ में हम लोग इसको विराम दे सकते हैं। जी सर। तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे जो भेजा था, वो मैंने वेबसाइट पर भी डाला है। वो अभिव्यक्ति शीर्षक है उसका। और उन्होंने लिखा था, संकेतों के सेतु पर साधे काम तुरंत, दीर्घ वही हो जई हो कर्मठ प्रिय हेमंत, काम तुम्हारा कठिन है बहुत कठिन अभिव्यक्ति, बंद तिजोरी सा यहाँ दिखता है हर व्यक्ति, मनोवृत्ति हो निर्मला प्रकटे निर्मल भाव, यदि शब्दों का असंयम हो विपरीत प्रभाव, सजग नागरिक की तरह जाहिर हो अभिव्यक्ति, सर्वोपरि है देश हित बड़ा न कोई व्यक्ति। ये अमेजिंग। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे जो भेजी थी कविता, वो मेरी वेबसाइट के होम पेज में है। और मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ, तभी मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, ये को संरक्षित करते हुए अपनी वेबसाइट को बचा पाता हूँ। बहुत खूब सर, सच में ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायी था, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। एंड सर आपको हमारी पब्लिकेशन के साथ पब्लिश करवा के बुक कैसा लगा, और अगर आपके पास बहुत, कोई सजेशन हो हमारे लिए सो प्लीज शेयर। नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे कोई असुविधा नहीं हुई। मेरी तो 2 दिन में आपने लाइव कर दी। मैंने आपको वर्ड डॉक्यूमेंट दिया। और हाँ जी। ठीक है, मतलब किस्मत से मुझे फॉर्मेटिंग और ये सब आती है, थोड़ा टेक सेवी हूँ, तो मैंने करके दे दिया। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो कई मेरे एज के जो ऑथर्स रहते हैं, हाँ जी। वो उनके मोबाइल में पड़ा रहता, वो कर नहीं पाते। तो मुझसे कोई सलाह लेता तो मैं उनको बोलता हूँ कि किसी की हेल्प लेकर के वर्ड डॉक्यूमेंट बना करके आप भेजेंगे तो आसानी रहेगी। हाँ और समय भी बचेगा, आपका भी और पब्लिकेशन का भी। बिल्कुल। तो और उसमें यदि आप लोग कोई उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो ये एक मेरा सुझाव बिल्कुल है सर। ना। थैंक यू सो मच सर। इट वॉज रियली नाइस इंटरैक्टिंग विद यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।